हैं जो ग्राहकों से किए वायदे पूरे नहीं करते और प्रोजेक्ट में हेराफेरी करते हैं। हमारा मकसद ईमानदार बिल्डर्स और कंपनियों पर सवाल उठाना नहीं है। आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जीवन भर की कमाई बचाकर तिनका तिनका जोड़कर हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर एक छत की ख्वाहिश रखता है, और जब ये तिनके कई करोड़ों में तब्दील हो जाते हैं या आप करोड़ों का घर खरीदने का सपना रखते हैं तो आपका बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, क्योंकि आप अपनी जीवन भर की कमाई एक बिल्डर के हाथ में सौंप रहे होते हैं। ज्यादातर ऐसे मौके आते हैं जहां बिल्डर्स आपको ये स्वप्न बाग दिखाते हैं और कहते हैं कि एक बार में डाउन पेमेंट कर दीजिए तो आपको बहुत सस्ता मकान मिल जाएगा। इस स्वप्न बाग की वजह से आमतौर पर लोग लोन लेकर या अन्य यौन प्रकरण किसी भी तरीके से अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और एक मुश्त बिल्डर को पैसे दे देते हैं। और फिर क्या होता है, इसी की कहानी आज आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जरा सोचिए, आपने अपना तिनका जोड़कर अपने घर बेचकर, कई बार अपनी पत्नियों के गहने बेचकर पैसे जमा किए, घर खरीदा, लेकिन उस घर का मालिकाना हक आपको नहीं मिले। यह धोखा नहीं तो और क्या है। आप उस घर में रह रहे हैं जहां आपको रहना चाहिए, लेकिन बिजली का कनेक्शन आपका नहीं है। उसके लिए जनरेटर चलता है जिसके लिए अलग से पैसे आपको देने पड़ते हैं। जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं वो टैंकर के जरिए आता है, क्योंकि पाइपलाइन का पानी आपको नहीं मिल सकता। वो इसलिए क्योंकि जिस जगह पर आपने अपना फ्लैट खरीदा है उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये तमाम बातें बस एक और संकेत करती हैं। संकेत इस बात पर करती हैं कि आम आदमी अपना पैसा बस गंवाता है, और बिल्डर्स, जो खास करके वो जो कि धोखेबाज हैं, वो आम आदमी का गाड़ी कमाई का पैसा किस तरीके से बस डकार जाते हैं। ऐसे कई मामले हैं दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर में। आज भारत 24 आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 130 एकड़ का यह प्रोजेक्ट है। 130 एकड़ अंदाजा लगाने में अपने आप में ऐसा लगता है जैसे कि आप बस देखते जाइए और जमीन कहीं खत्म नहीं होने को तैयार हो। लेकिन जब बिल्डर जिस शर्तों पर इस जमीन को लेता है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, उन शर्तों को हवा कर देता है, जमीन का बंदरबाट ऐसे करता है जैसे कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए गिद्ध चाल से चल रहा हो, तो आपको समझ में आता है कि आम जनता की कमाई किस तरीके से डकारी जा रही है। आपको हम दिखाते हैं कैसे एक नहीं बल्कि कई मौकों पर कानून का उल्लंघन हुआ, आम जनता का हनन हुआ और पैसे पहुंचे उस लोगों के पास जो आज आम जनता जो वहां रह रही है उनके ऊपर गुंडागर्दी और दबाव की वजह से उन्हें डराकर धमकाकर अपने घर में दुबका कर रखे हुए। हमारे सहयोगी शिल्पी द्विजा ने यह लंबी पड़ताल की है, बहुत लंबी, और उसके बाद जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस पूरे एक्सपोजे से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास 5000 पन्नों से भी ज्यादा की डिटेल्स उपलब्ध है। 5000 पन्ने, और ये सारी कागजात हमने पढ़े हैं। उसके आधार पर पेश कर रहे हैं हमारा ऑपरेशन धोखा। ट्विन टावर से कहीं बड़ा, ट्विन टावर से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला एक प्लॉट, 13 बिल्डर्स और सबसे बड़ा घोटाला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की नाक के नीचे लूटा गया आपकी आंखों का सपना। 3000 लोगों के सपने पर सबसे बड़ा डाका। बिल्डर्स के गड़बड़ झाले में गायब हो गई जमीन। भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी जो न देखी न सुनी। पॉश सोसाइटी में भ्रष्टाचार की इमारत। आज भारत 24 पर बेपर्दा होगा
हर सच। कैसे हड़पी गई सस्ती जमीन, लूट की जमीन के कितने किरदार, कितने हिस्सेदार। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, सेक्टर 1, जहां स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पर बिल्डर्स को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से जमीन बहुत सस्ती कीमत पर मिली। घर तो यहां पर बनने थे, लेकिन जमीन के सिर्फ 28% हिस्से में 130 एकड़ की जमीन आवंटित की गई, जिसमें सिर्फ 28% उसका जो पूरा एरिया था उस पर मकान बनने थे, घर बनने थे जो रिहायशी थे। बाकी 2% जमीन जो थी उस पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था आम लोगों के इस्तेमाल के लिए, और 70% जमीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, गोल्फ कोर्स, क्रिकेट, फुटबॉल, तरह तरह के स्पोर्ट्स। लेकिन जो हुआ वो अपने आप में बेपर्दा करता है कि कैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तमाम नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर बंदरबाट किया गया। जिस तरह से घरों का निर्माण किया गया, वो जो एफआरए अप्रूव की जाती है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा, उसका पूरा उल्लंघन था। जो 28% जमीन पर मकान बनाए जाने थे, रिहायशी मकान, उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज पर रिहायशी मकान बना दिए गए। जहां कमर्शियल जमीन सिर्फ 2% होनी थी, वहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इतने बड़े बड़े बन गए कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां गया पता ही नहीं चला। और यही वजह है कि यहां पर रहने वाले 750 परिवार में से किसी के पास आज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। नोएडा के लोगों के लिए, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड करनी थी, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बहुत सस्ती कीमत पर यह जमीन एक बड़े कंसोर्शियम को सौंपी। अब इसके आगे की कहानी आपके सामने, ताकि आप समझ सकें कि कहां से शुरुआत हुई इस पूरे भ्रष्टाचार के पेड़ की। इसकी जड़ पहले आपके सामने। पॉश आलिशान सोसाइटी, महंगे महंगे घर, लेकिन पानी के लिए टैंकर, बिजली के लिए जनरेटर, ये तस्वीरें बता रही हैं कि पॉश सोसाइटी में महंगे महंगे घर तो बनाए गए, लेकिन नियमों की अनदेखी, कदम कदम पर शर्तों के उल्लंघन की कीमत यहां के लोगों को चुकानी पड़ रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी खता है, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी सजा इन लोगों को मिल रही है? और इसका जवाब छिपा है रियायती दरों पर खरीदी गई जमीन और फिर उन पर खड़ी हुई इन इमारतों की नींव में। बिल्डर ने अपने फायदे के लिए हर कदम पर नियमों को तोड़ा मरोड़ा, और जब भारत 24 की टीम अपनी पड़ताल में इसकी जड़ तक पहुंची तो हमें इन आलीशान बिल्डिंग्स की बुनियाद में भ्रष्टाचार की वो खोखली जमीन नजर आई, जिसकी वजह से ये कभी भी धराशायी हो सकती हैं। धांधली, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की इस कहानी को समझने के लिए हम एक बार फिर वर्ष 2011 में चलते हैं, जब ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्पोर्ट्स सिटी SC01 का टेंडर निकाला गया। मकसद था ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को क्वालिटी लाइफ देना, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई वो हर सुविधा देना जिसका सपना आम आदमी देखता है। इस सपने को हकीकत बनाने के लिए आवेदन के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 3 कंपनियों के कंसोर्टियम को स्पोर्ट्स सिटी टाउनशिप के लिए 130 एकड़ जमीन अलॉट की गई, जिसमें पहली और सबसे बड़ी कंपनी MMR की हिस्सेदारी 80%, दूसरी कंपनी एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनी और तीसरी कंपनी NKG को 10% तय हुई। 130 एकड़ की वो जगह है जो MMR बिल्डर को दी गई थी।
लेकिन वो देने के बावजूद आज हुआ क्या, जो फैसिलिटी वहाँ आनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स सिटी जिस हिसाब से ज़मीन ली गई थी सरकार से कि भाई यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, 91 एकड़ में जो है वो स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, लेकिन वो हुआ क्या, बिल्डर ने किया क्या, जो एमएमआर बिल्डर है अपने फ़ायदे के लिए उसने वहाँ पर कई दर्जनों बिल्डर हैं, जो मेरे ख्याल से 12-13 बिल्डर को अलग अलग प्रॉफिट कमाने के लिए उसको बेच दिया गया। जमीन का आवंटन तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ नियमों को तोड़ने मरोड़ने का खेल भी शुरू हो गया। इन कंपनियों ने 130 एकड़ की इस टाउनशिप के लिए कई और स्पेशल पर्पस कंपनीज बनाई और 130 एकड़ की जमीन को आपस में बांट लिया। आवेदन करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी यानी एमएमआर ने कुछ महीनों में अपनी जमीन की हिस्सेदारी राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी को दे दी। यानी अब इस टाउनशिप को तैयार करने में राइज ग्रुप सबसे बड़ा डेवलपर बन गया। यानी यूफोरिया ग्रुप के पास 3,52,036 स्क्वायर मीटर यानी 86.98 एकड़ जमीन थी। इसके अलावा मिस्टिक को 17,525 स्क्वायर मीटर यानी 4.33 एकड़, मैपल को 15,000 स्क्वायर मीटर यानी 3.7 एकड़, देवसाई को 10,000 स्क्वायर मीटर यानी 2.47 एकड़, फ्लोरल को 20,000 स्क्वायर मीटर यानी 4.94 एकड़, आयरिश 10,000 स्क्वायर मीटर यानी 2.47 एकड़, माइक्रा 12,703 स्क्वायर मीटर यानी 3.13 एकड़, पाम को 10,000 स्क्वायर मीटर यानी 2.47 एकड़, गोदावरी को 15,000 स्क्वायर मीटर यानी 3.7 एकड़, क्लोवर को 10,000 स्क्वायर मीटर यानी 2.47 एकड़, साई नमो 20,000 स्क्वायर मीटर यानी 4.94 एकड़, पाइन को 14,307 स्क्वायर मीटर यानी 3.53 एकड़, रेलकॉन इंफ्रा को 30,000 स्क्वायर मीटर यानी डेवलपर्स ने 45.56 एकड़ जमीन दूसरे डेवलपर्स को ट्रांसफर कर दी। अब जमीन के इस बंटवारे के खेल को अच्छी तरह समझिए, क्योंकि यहीं भ्रष्टाचार की पहली स्क्रिप्ट लिखी गई। अथॉरिटी की शर्तों के मुताबिक 130 एकड़ जमीन के सिर्फ 28% यानी 36.4 एकड़ जमीन पर ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी फ्लैट्स, विला या दूसरी रिहायशी प्रॉपर्टी तैयार की जा सकती थी। लेकिन इन बिल्डर्स ने यहीं पर नियमों की धज्जियां उड़ा दी। एमएमआर ग्रुप ने जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा यूफोरिया यानी राइस रिसोर्ट रेजिडेंसी के पास छोड़ दिया, लेकिन तय नियमों से ज्यादा यानी करीब 36% जमीन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए सब लीज कर दी। इस खेल को इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 130 एकड़ के इस प्लॉट में 91 एकड़ में स्पोर्ट्स सुविधाएं या रिक्रिएशनल सुविधाएं दी जानी थी, लेकिन एमएमआर ग्रुप ने 45.56 एकड़ जमीन दूसरे डेवलपर्स को सब लीज पर दी, जिसके बाद यूफोरिया या राइज रिसोर्ट रेजिडेंसी के पास 86.98 एकड़ की जमीन यानी 91 एकड़ में से 4.02 एकड़ जमीन। भारत 24 की इस पड़ताल में हमें सीधे तौर पर 4.02 एकड़ जमीन की गड़बड़ी दिख रही थी और इसीलिए हमने अपने सवालों का जवाब पाने के लिए एमएमआर ग्रुप को मेल किया। हमारी टीम ने सीधा सवाल किया, SC01 प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स फैसिलिटी कौन डेवलप करेगा? इसके जवाब में एमएमआर ग्रुप ने कहा कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करने की जिम्मेदारी राइस रिसोर्ट रेजिडेंसी पर है। एमएमआर ग्रुप ने तो बड़ी आसानी से जवाब दे दिया कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डेवलप करने की जिम्मेदारी राइस रिसोर्ट की है, पर हमारा सवाल ये है कि कैसे राइस रिसोर्ट रेजिडेंसी के पास सिर्फ 86.9 एकड़ जमीन मौजूद है, तो वो 91 एकड़ के क्षेत्र में स्पोर्ट्स सुविधाएं कैसे दे सकता है? सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, इस पूरे टाउनशिप में सिर्फ
2.6 एकड़ जमीन पर ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज बननी थी, जो कि 130 एकड़ का 2% था। लेकिन धांधली यहाँ भी हुई। यहाँ टेंडर वाली प्रॉप शॉप यानी वो जमीन जिस पर खेल सामानों को बेचने वाली दुकानें बननी थी, उस 2.17 एकड़ की टेंडर वाली जमीन को भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज का हिस्सा बनाकर हड़प लिया गया, जिसकी वजह से अथॉरिटी बाकी डेवलपर्स को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने में आनाकानी कर रही है। कहीं ना कहीं बिल्डर्स भी ये समझ रहे हैं कि ये खेल भ्रष्टाचार का है, जिसका जीता जागता सबूत है टाउनशिप में गैर मौजूद सुविधाएं। एक चीज़ और आपसे समझेंगे, आपका डेवलपर जो कर रहा है वो ठीक है, वो सुविधाएं भी पूरी की जाएंगी, उसकी तरफ से करनी पड़ेंगी, मजबूरी है। लेकिन जो दूसरे डेवलपर्स हैं, जो बाकी डेवलपर्स ने सुविधाएं पूरी करनी थी, जिस वजह से रजिस्ट्री रुकी है, मेन चीज़ वो है, वो क्या चीज़ें अभी तक लैक कर रही है? जी, स्पोर्ट्स सिटी से रिलेटेड जो हमें जो बताया गया है कि ये जो इंटायर एरिया है वो स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आता है, जिसमें राइज के जो भी विलाज हैं वो डेवलप होने हैं, उसके बाद हमारी रजिस्ट्री कंप्लीट होनी है। दिस इज़ व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड। इस वजह से अब हमें बार बार जब भी हम रजिस्ट्री की बात करते हैं, चाहे वो बिल्डर से जाएँ, जैसे आपने अथॉरिटी की बात करी, हम अथॉरिटी से भी कॉन्टैक्ट करते हैं या रेरा में जाते हैं, हमें यही कहानी बोली जाती है कि जब तक ये सारा एरिया कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो इसमें हम लोग क्लूलेस हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, बट जस्ट ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन आ जाता है जब भी हम लोग कहीं भी अप्रोच करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ? ऑब्वियसली धोखा हुआ है। मतलब अगर हम लोग 3 साल से पैसे देकर बैठे हैं और उस पर हमारा मतलब हमें देखिए धोखा तो बहुत दूर की बात। अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है दूसरे बिल्डर्स पे, भी आपने देखा नोएडा में एक फ्लैट पूरी बिल्डिंग गिरी है, तो हम तो मतलब वी आर लिविंग इन अनसर्टन लाइफ। हमें हमेशा ये डर बना रहता है कि पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, हमारे साथ क्या होने वाला है, राइट। तो इस पे मैं चाहूँगा आपके पॉइंट से कि थोड़ा सा आप इस चीज़ को मतलब इसको एक्सप्लोर कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और हमारी जो ये समस्याएं हैं इसको जल्दी से जल्दी हमें रजिस्ट्री हमारा मिल जाए, हमें हमारा ओसी मिल जाए। दिस इज़ व्हाट वी। एक चीज़ और आपको मैं जानना चाहूँगी आपसे, क्या आपको पता है कि राइज डेवलपर ने 130 एकड़ टाउनशिप में से काफ़ी सारा हिस्सा बाकी डेवलपर्स को बेच दिया है, जिस वजह से अथॉरिटी को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि अब वो रिक्रिएशनल सुविधाएं नहीं बन पाएंगी? नहीं, ये हमें नहीं पता, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। हमें देखिए, जब हम एज अ बायर जब हम यहाँ पे आए तो हमें तो सिर्फ यही बताया गया ना, दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी, दिस नॉट रिलेटेड विथ एनीवन एल्स, राइट। हमें जो BBA के अंदर भी हमें सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के बारे में उसमें लिखी हुई है। हमें हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो यहीं तक लिमिटेड था। ये तो अब बात आई है, जब हमें पोजीशन मिलने की बारी आई, जब हमारे रजिस्ट्री की बात आई, तब ये सारी स्टोरी बनकर आ रही है कि ये स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आता है, और स्पोर्ट्स सिटी में ये सारे डेवलपर्स जब पूरे डेवलप कर लेंगे अपनी प्रॉपर्टी, उसके बाद हमारी रजिस्ट्री होगी। बताइए कि आपको किस तरह के ईमेल कम्युनिकेशन हुए हैं बिल्डर की तरफ से? सो ऑफर ऑफ पोजीशन के टाइम पे जनवरी 2019 की बात है, ऑफर ऑफ पोजीशन मिला था 31 जनवरी 2019 में। एंड उस टाइम क्लियर कम्युनिकेशन ये था कि OC इज़ अवेटेड, मतलब OC आने वाला है, एंड उसका मेन रीज़न है कि NPCL से NOC नहीं मिली है। ये ईमेल में भी आया हुआ है। हम लोग 6-7 महीने तक सिर्फ यही वेट करते थे कि मतलब ये लोग काम कर रहे हैं OC के लिए। जाके हम लोग को फ़ोटो दिखाते थे कि हम रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे हुए हैं और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में। समवेयर 21 सितंबर 2019 में एक मेल आता है अथॉरिटी की तरफ से इनके पास कि आपको OC इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि 15% क्लॉज है। ये जो 15% क्लॉज वाली बात है, ये किसी भी बायर को बताई नहीं गई थी एट द टाइम जब हम लोगों ने ख़रीदा था। तो एक ये मिसकम्युनिकेशन बिल्डर की तरफ से था। 15% का क्या क्लॉज? 15% की जब तक ये स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ 130 एकड़ की स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ नहीं रेडी होती तब तक OC नहीं आएगा। ये क्लॉज इनकी रजिस्ट्री में था, ये बोलते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया गया था जब तक हम लोगों ने ये खरीदा नहीं था। ये एक सरप्राइज एलिमेंट था, बिकॉज 7-8 महीने तक सिर्फ ये था कि OC आज आ जाएगा। एंड फाइनली इन्होंने एक मेल डालते हैं कि भाई अभी नहीं आ सकता क्योंकि 15% एमिनिटीज़ नहीं हुई है। देखा होगा आसपास क्या विला का कंस्ट्रक्शन भी लगातार चल रहा है, या कंस्ट्रक्शन थोड़ा धीरे चल रहा है राइस का? राइस का जो विलास की कंस्ट्रक्शन है 8-10 विलास को एक साथ में वो बनाता है, कंप्लीट करता है। अभी पिछले साल भर में ही कुछ प्रोसेस दिखाई दिया है। वो 8-10 कंप्लीट करने के बाद में बाकी शुरू करता है। तो मतलब मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 8-8, 10-10 विला ही वो बना रहा है एक साथ।
बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं है। हमारी संवाददाता शिल्पी ने लोगों के इस दर्द को पूरे देश के सामने रखने का जिम्मा उठाया। हमारा मकसद है कि हम इन लोगों की तकलीफों को अथॉरिटी और लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों तक पहुंचा सकें, ताकि भ्रष्टाचार के इस खेल के सारे खिलाड़ी बेपर्दा हो सकें। लेकिन जब स्पोर्ट्स सिटी में मौजूद सुविधाओं का जायजा लेने के लिए हमारी संवाददाता शिल्पी वहां पहुंची, तो बिल्डर्स के बाउंसर्स गुंडागर्दी पर उतर आए। वो नहीं चाहते थे कि हम जनरेटर से दी जा रही बिजली और टैंकर से दिए जाने वाले पानी का सच देश को बताएं। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर शॉप जो ऑनर्स हैं वो बात नहीं कर रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है और पोजेसन पहले दिया जा चुका है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। और अगर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पीछे जो है बाउंसर्स जो हैं वो आ रहे हैं और यहाँ हमें जो है बिल्कुल डराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर शूट नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद हम यहाँ शूट कर रहे हैं। आप ये पूरी मार्केट देख सकते हैं। इस मार्केट को जो कंस्ट्रक्ट किया गया है इसमें पोजेसन शॉप्स का दे दिया गया है। और तो और अगर यहाँ बात करें तो रजिस्ट्री नहीं है। पानी और बिजली जो है वो सेम जनरेटर पर यहाँ पर भी यूज़ की जा रही है। तो ये जो है रेरा को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इस मामले में और यहाँ जो है इस तरीके से काला कारोबार एक तरीके से किया जा रहा है। ये खेल इतना चालाकी से खेला गया कि डेवलपर्स को लगा कि कागजों की आड़ में अपना भ्रष्टाचार छिपा लेंगे और इसीलिए डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट में हर कदम पर भ्रष्टाचार की एक नई स्क्रिप्ट लिखी, जिसका सबूत है ये डॉक्यूमेंट्स। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की शर्तों के मुताबिक 1 हेक्टेयर के इलाके में सिर्फ 1650 लोगों के रहने का ही इंतजाम किया जा सकता था और इस लिहाज से 2.47 एकड़ के दायरे में सिर्फ 1650 लोग ही रह सकते हैं। फिर चाहे बिल्डर विला बनाए या फिर हाई राइज अपार्टमेंट, तो सवाल ये है कि क्या 130 एकड़ के इस पूरे प्रोजेक्ट में डेवलपर 1 हेक्टेयर के दायरे में 1650 लोगों को बसा रहा है? सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि एक बड़े पैमाने पर गड़बड़झाला हुआ, उसे छिपाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जैसे ही सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं मिलता, धमकी मिलती है। हमारे संवाददाता शिल्पी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ साथ हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी हैं जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं और अभिषेक भाटी जी हैं जो एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शिल्पी आपके पास पहुंचकर ये समझें, ये जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त इमारत है, इसको क्या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की निगरानी इस पर नहीं पड़ी अभी तक? क्या ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी कि तमाम कानून के दायरे से बाहर निकलकर धज्जियां उड़ाते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है? अजय, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी, अभी शुरुआत करने के टाइम पे ही बाउंसर्स यहाँ पर आकर खड़े हो गए थे। हमें धमकी अभी भी दे रहे थे कि आप यहाँ से कैमरा हटा लीजिए। अभी भी हमारे पीछे, अगर मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगी, कि बाउंसर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं और बिल्कुल हमें जो है वो यहाँ पे शूट करने से मना कर रहे हैं। इसके अलावा जो गार्ड्स हैं वो भी आकर के बार बार हमें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे शूट बंद कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। अब हम आते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सवाल पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी 2011 में जब ये स्कीम आई तब जो भी इसमें धांधली कह सकते हैं तब हुई। अब जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर ओसी देने से इसलिए इनकार कर रहे हैं या फिर इस टाउनशिप को वो एक तरीके से इलीगल बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें काफ़ी सारे जो हैं जो उसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं बाकायदा, उस वजह से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं एक तरीके से इलीगल तरीके से रह रहे हैं। फिट आउट के नाम पर पोजेसन दिया गया, लोगों को अंदर लाया गया और ओसी मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। शिल्पी, अब एक और बड़ा सवाल, जिस तरीके से पहले टेंडर के बाद 2010-11 में जब इसका ऑक्शन शुरू हुआ और उसके बाद एमएमआर ने और बाकी अन्य कंपनियों ने मिलकर इस पूरे प्लॉट को लिया, 130 एकड़ का प्लॉट जिसकी 70% हिस्से में यानी कि 91 एकड़ में सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटी बननी थी, इसे कैसे डकार गया ये बिल्डर का कॉम्प्लेक्स? शिल्पी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी,
सवाल यह है कि 130 एकड़ जी, के जी, इस आ रही प्लॉट, है, आ रही है। हाँ, जी। 130 एकड़ के इस प्लॉट जी। में 91 एकर्स में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने थे, लेकिन उतनी जमीन तो है ही नहीं, तो डकार कैसे गए ये सारी बातें को? कहां चली गई जी, जमीन जी, और भाई, क्यों नहीं जी। कोई बात हो रही है इस पर? जी अब जी अजय, अब जिस भी इंडिविजुअल बिल्डर से अगर हम बात करेंगे तो वो ये कहता है कि ये सारी सुविधाएं राइज बनाएगा, यानी राइज रिजॉर्ट रेजिडेंसेस बनाएगा। राइज कहता है कि बाकी बिल्डर्स को भी ये सुविधाएं बना के देनी है। बाकायदा हमें ईमेल पर जवाब आया है। और हम जब बाकी बिल्डर से बात करते हैं, एमएमआर से हमने बात करी, तो एमएमआर कहता है कि ये सारी की सारी सुविधाएं जो है राइज को बनाकर देनी है। तो अभी जो है वो पूरा का पूरा जो है जिस तरीके से चल रहा है कि इसको बनानी है या उसको बनानी है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हमने बहुत बार पूछा कि कौन बनाएगा ये सुविधाएं, कहां गया गोल्फ कोर्स, किसी तरह का कोई भी सीधा जवाब हमें अब तक नहीं दिया गया है। इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। उनकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो बिल्डर्स जमा करके अपने पास रख रहे हैं, और वो जो परेशानी है कि ऑनरशिप नहीं मिल पा रही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जो पूरी तरीके से जो एक तरीके से चूना लगाया जा रहा है, टाउनशिप में भयंकर तरीके से गड़बड़ झाला है। बिल्कुल, 130 एकड़ जमीन की बात ही अगर हम खाली कर लें तो अगर इसकी कीमत आज के संदर्भ में देखी जाए तो कुछ एक 100 करोड़ से कम इसकी कीमत नहीं होगी। अभिषेक बाटी जी भी हमारे साथ हैं और नितिन अग्रवाल जी भी। नितिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उसके टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट होते हैं। क्या किसी बिल्डर के पास इस तरह का रसूख होता है कि वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी जैसे संस्थान के टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट को धता बताते हुए अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्डर को सारे लीगल नॉर्म्स और जो उसने जो ब्रोशर में जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। अब इस पॉइंट पे मैं दो एज एन आर्किटेक्ट टेक्निकल आपको बातें बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि 130 में से 87 एक जने के पास है और 45 बाकियों के पास है। टेक्निकली देखा जाए तो फैसिलिटीज़ अभी भी पूरी हो सकती हैं। 45 एकर्स वाले जो हैं वो अपना 30% यूज़ करें और 70% उसमें फैसिलिटीज़ दे दें, और जिसके पास 87 एकर्स है वो अपना 70% फैसिलिटीज़ बनाए और 30% उसमें कंस्ट्रक्शन करे। अब जो इशू आ रहा है कि कौन बनाए, 45 एकर्स वाले बोल रहे हैं हम नहीं बनाएंगे, 87 वाले बोल रहे हैं कि हम तो अपने वाले में बनाएंगे। ये चीज़ होनी चाहिए इनकी लीज डीड देख के। देखिए, एक बैक टू बैक ट्रांसफ़र होता है कि जो मेरी कंडीशन थी उसी कंडीशन पे मैंने आपको ज़मीन दी है। अगर इस तरह का लीज डीड में लिखा हुआ है तो जो 45 एकर्स वाले हैं उनको बनानी ही पड़ेगी, उसमें कोई चाहे वो मना करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मैं जस्ट एक पॉइंट करना चाहूँगा, जो आपने अभी बोला 1650 पर्सन्स पर हेक्टेयर, उसमें भी एक टेक्निकल चीज़ होती है। अगर इट इज़ नॉट, वो एफआर के भरोसे आप नहीं देख सकते कि कितने लोग रहेंगे। अगर एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम का 1100 स्क्वायर फीट का है और वही अपार्टमेंट 2000 स्क्वायर फीट का है तो डेंसिटी कम हो जाती है। तो डेंसिटी सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कितना कंस्ट्रक्शन कर दिया है, उसमें कितने अपार्टमेंट्स बनाए हैं और कितने यूनिट के हिसाब से बनाए हैं। तो टेक्निकली अभी भी चीज़ें देखिए, टेक्निकली बचाव के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बंदरबाट बड़े पैमाने पर हुआ है। बचाव तब हो जबकि आदमी मानने को तैयार हो कि मैंने गलती की है। यहां तो हर कोई कहता है कि हमने गलती की ही नहीं है, उल्टे हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस स्टोरी को मत कीजिए, लोगों की हक की आवाज मत उठाइए। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन धोखा। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास के इलाके में कैसे बिल्डर्स की मनमानी चल रही है, लोगों के पैसे कैसे दबाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और उसके आसपास के जो तमाम इलाके हैं उसमें कैसे कानून का वायलेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हम एक ऐसे बिल्डर कंसोर्शियम की बात कर रहे हैं जिसने 130 एकड़ की जमीन 2010-11 में ली और उसके बाद जो धांधली की पूरी प्रक्रिया है वो अब आपके सामने उजागर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कई तरह से किया जाता है, लेकिन उस पर अब कैसे नकेल लगे ये सबसे बड़ी बात होती है। हमने देखा कि कैसे ट्विन टावर्स को गिराया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जब भ्रष्टाचार की वो तस्वीर पूरे तरीके से देश के सामने आ गई थी। यह तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यह भ्रष्टाचार को गिराने की तस्वीर है, भ्रष्टाचार को मिटाने की तस्वीर है। इस तरह के भ्रष्टाचार को निपटाना, जड़ से उसे खत्म करना ही सरकार का मुख्य ध्येय होना चाहिए। अब पूरे देश की टकटकी इस बात पर लगी है
कि चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो या दिल्ली एनसीआर के आसपास के तमाम इलाकों में जो बिल्डर्स की एक बड़ी लॉबी काम कर रही है, उसकी चपेट से आम जनता को कैसे बचाया जाए। हम आपके सामने अभी एक ऐसे एक्सपोजे को लेकर आ रहे हैं जो कि SC1 स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स 1 के तौर पर जाना जाता है। इसके पहले अध्याय में हमने आपको बताया कि आवंटन और उसके साथ साथ उस पूरे प्लॉट को लेकर बिल्डर्स कंसोर्शियम ने क्या धांधली की, लोगों को कैसे फंसाया। अब जरा आगे देखिए भ्रष्टाचार की कहानी पार्ट 2। ऊंची ऊंची इमारत, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चौड़ी बड़ी सड़कें, फर्राटा भरती गाड़ियां, सब कुछ एक सपने की तरह। एक ऐसा सपना जो किसी का भी मन मोह ले। राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा ही सपना बेचा गया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जमीन को लोगों के लिए गोल्फ कोर्स और क्रिकेट एकेडमी जैसी सुविधाओं के नाम पर बेहद सस्ते दामों में खरीदा गया और शुरू हो गया भ्रष्टाचार का खेल। इस खेल के सारे खिलाड़ी बेपर्दा होंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये खेल कैसे रचा गया। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि भ्रष्टाचार का ये खेल है क्या, जिसे समझाने के लिए भारत 24 की टीम ने इसकी पड़ताल तब से शुरू की जब से ये प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला गया, यानी साल 2011। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्पोर्ट्स सिटी SC01 का टेंडर निकाला गया। सबसे पहले आप इस टेंडर की कॉपी देख लीजिए। शर्त के मुताबिक टेंडर लेने वाली कंपनी को अब तक कितनी जमीन पर क्या बनाना था, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी देख लीजिए। अलॉट की गई 130 एकड़ जमीन के 70% हिस्से में स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल, क्रिकेट एकेडमी और गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाएं देनी थी। इसके अलावा 28% जमीन पर रेजिडेंशियल यानी लोगों के लिए घर, फ्लैट बनाने थे। सिर्फ 2% जमीन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दी गई। यानी 2011 के इस ब्रोशर के हिसाब से 130 एकड़ आवंटित जमीन के 70% यानी 91 एकड़ में स्पोर्ट्स सुविधाएं दी जानी थी। घर या फ्लैट बनाने के लिए सिर्फ 28% यानी कि 36.4 एकड़, जबकि 2% यानी कि 2.6 एकड़ जमीन पर ही कमर्शियल गतिविधियां होनी थी। आज 11 साल बाद इस प्रोजेक्ट में 2 से 2,500 फ्लैट्स बन रहे हैं। करीब 750 परिवार यहां रहने भी लगे हैं। लेकिन अथॉरिटी की ओर से दी गई जमीन पर बने फ्लैट्स को अथॉरिटी की ओर से ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC नहीं दी जा रही। पोजेशन मिल गया लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हमारे साथ एपेक्स गोल्फ एवेन्यू के काफ़ी सारे बायर्स हैं। इनकी समस्याएं समझेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिक्कतें क्या हैं, क्यों इतनी परेशानी आज भी झेलनी पड़ रही है फिट आउट पर पोजेशन लेने के बाद। सर, सबसे पहले आपसे समझेंगे कि क्या समस्याएं हैं आप। हमारी जो मुख्य समस्या है वो यही है कि हमको 3 साल यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जब भी कभी हम रजिस्ट्री के लिए बात करते हैं, शुरुआत में हमको ये कहा गया कि हमने OC के लिए अप्लाई कर रखा है, हम 15 दिन में आपको रजिस्ट्री के लिए प्रोसेस कर लेंगे।
बाद में हमको ये कहा गया कि यहाँ पे कुछ NPCL से NOC नहीं मिल रहा है, हाँ, उसकी वजह से डिले हो रहा है। उसके बाद में एक बहाना दूसरा बहाना, कभी कहा गया कि ये स्पोर्ट्स सिटी है, इसमें रजिस्ट्री जब तक नहीं होगी, जब तक 130 एकड़ का ये प्लॉट है, जब तक ये पूरा डेवलप नहीं होगा और इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं होंगी। जब भी कभी हमने बिल्डर को ये कहा कि आप हमको राइटिंग में दे दीजिए इस बात को, तो राइटिंग में बिल्डर हमको नहीं देता है। शुरुआत में जब हमने ख़रीदा उस वक्त हमको ये सब कोई बात बताई नहीं गई। उस वक्त हमें ये लगा कि बहुत सुंदर साइट है, तो हम इसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, रह सकते हैं। जब रहने आए, फ्लैट तैयार हो गए, हमको ये बताया गया जी फ्लैट तैयार हैं, आपको कब्जा जब मिलेगा जब आप एक हमको 10 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के अंडरटेकिंग दे देंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी पे ले रहे हैं, क्योंकि हम सबकी ज़रूरत है, ज़्यादातर लोगों ने लोन लिए हुए थे, तो उन सब ने वो अंडरटेकिंग दी, मजबूरी थी। उसके बाद में हम सबसे कहा गया कि रजिस्ट्री के पैसे आप जमा कराइए ड्राफ्ट के रूप में। वो ड्राफ्ट के रूप में हमने पैसे भी जमा करा दिए। 6 महीने की जगह साल भर बाद हमको ये कहा गया कि आपके ड्राफ्ट इनवैलिड हो गए जी, एक्सपायर हो गए, वो जमा ही नहीं कराए गए सरकारी खाते में, जबकि कहा यह गया था कि इनके हम स्टैम्प पेपर खरीद के रखेंगे। खैर वो हमको कहा गया इन ड्राफ्टों को रीवैलिडेट कराइए, वो ड्राफ्ट भी हमने रीवैलिडेट करा के दे दिए। अब हमको ये कहा जा रहा है जी हमने स्टैम्प पेपर खरीद लिए, हम ये कह रहे हैं उनकी एटलीस्ट हमको एक कॉपी तो दे दो, ताकि हमारे को भी ये पता लग जाए कि हमारा पैसा लग गया, लेकिन वो कॉपी हमें अभी तक नहीं मिली है। सेम वे रजिस्ट्री के ऊपर हमको कुछ क्लियर नहीं है कि रजिस्ट्री कब होगी। हम बिल्डर से पिछले 3-4 महीने से लगातार परस्यू कर रहे हैं कि हमको एक मीटिंग का टाइम दिया जाए, ताकि हमको स्पष्ट किया जाए, लेकिन बिल्डर कहते हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं मिल सकता। जानना चाहेंगे कि 130 एकड़ की टाउनशिप है जी, अब इसको तो बनने में कई साल और लग जाएंगे, तो ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को घाटा, आप लोगों ने जो पेमेंट कर दी वो भी उसका भी कुछ नहीं पता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो घाटा है वो बिल्डर की वजह से है। हमने स्टैम्प पेपर दे दिया इनको, अब वो जमा करता है कि नहीं करता है वो उसके ऊपर जाता है। हम लोगों को जब उसी के बिना आपने पूछा था एक सवाल अभी कि उसी के बिना हम कैसे चले आए, अगर हम पैसा इनको जमा नहीं करते हैं, एक चिट्ठी आती है हमारे पास में कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है और थ्रेट करते हैं हम लोगों को कि अगर आप ये पैसा नहीं लोगे या पैसा जमा नहीं करोगे तो ये इंटरेस्ट चार्जेस आपको पड़ने वाला है, इस डेट से पड़ने वाला। उसकी चिट्ठियाँ लोगों को इशू रखी है, मेरे को वो रखी है, ठीक है। हम उसके चलते हुए एक अंडरटेकिंग लेके हम लोगों को इन्होंने पोजीशन दिया है, इलीगल है जानते हैं। BBA में लिखा हुआ विदाउट OC पोजीशन नहीं देंगे, हम लोगों की BBA में लिखा हुआ है कि हम विदाउट OC पोजीशन नहीं लेंगे, लेकिन अंडर प्रेशर माफिया है बेसिकली, बिल्डर पूरा माफिया चल रहा है यहाँ पे, उस माफिया के चलते हम लोग प्रेशर में जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों अथॉरिटी अपनी ही ओर से दी गई जमीन पर बने फ्लैट्स के खिलाफ खड़ी है? क्यों अथॉरिटी की ओर से लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे? इसका जवाब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ACEO अमनदीप दूली से सुनिए। जनरली दो जो है हम लोग के स्पोर्ट्स सिटी और रिक्रिएशनल ग्रीन, 2 टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स सेंट्रिक लैंड यूजर्स और परमिशंस दी जाती हैं। और दीज 2 प्रोजेक्ट्स में अभी जो कोई भी इश्यूज हैं पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दी ऑब्जेक्शंस रेज्ड, तो ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। वी हैव स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे भी और अथॉरिटी लेवल पे भी, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन सो दैट वी कैन expedite the issues regarding the issuance of the completions and the possessions of these projects. As long as the solidarity of the usage of the green part and the sports part is not disturbed or altered, and the individual FARs of the individual land users and the global FARs are adhered to, and the fungibility is not abused to an extent, then we can consider those. But in all of the cases thus far, we have seen that there has been a certain degree of breach, and as such that certain breaches have been observed by the CAG as well. खूबसूरत टाउनशिप, महंगे आलीशान विला से लेकर फ्लैट्स, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का चारों तरफ हरियाली के विजन से सस्ती दरों पर जमीन देना, मानो ये सब महज एक ख्वाब से कम नहीं था। न OC, न पानी, न बिजली और न रजिस्ट्री। तो आखिर ऐसे घरों का क्या किया जाए जो महज 4 दीवारी से कम नहीं? लोगों को महंगा सपना बेचा गया
और आज इन्हें ये भी नहीं पता कि ये फ्लैट्स हैं या विलास, डेमोलेशन का शिकार होंगे भी या नहीं। अब जरा इस टेंडर की कॉपी को देख लीजिए। एक बार साल 2011 में अथॉरिटी ने किस मकसद से स्पोर्ट्स 01 की जमीन का आवंटन किया था? गोल्फ कोर्स के लिए 56.33 एकड़, मल्टीपर्पज प्ले फील्ड्स के लिए 6.5 एकड़, टेनिस सेंटर या टेनिस कोर्ट के लिए 1.73 एकड़, स्विमिंग सेंटर या स्विमिंग पूल के लिए 1.08 एकड़, प्रॉप शॉप के लिए 2.17 एकड़, आईटी सेंटर के लिए 1.08 एकड़, 2.17 एकड़ में इंडोर मल्टीपर्पज हॉल, 4.33 एकड़ में क्रिकेट एकेडमी, 6.93 एकड़ जमीन पर सड़कें और पार्क, हॉस्पिटल, सीनियर सिटीजन लिविंग और मेडिसिन सेंटर के लिए 4.33 एकड़, स्क्रूलेशन स्पेस, कारपेंटिंग, यूटिलिटी के लिए 4.33 एकड़ जमीन दी गई। मतलब साफ है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली इस जमीन पर डेवलपर यानी बिल्डर के लिए लोगों को ये सभी सुविधाएं देनी जरूरी थी। लेकिन ये तो इस सस्ती जमीन के सौदे की पहली शर्त थी। सस्ती दर पर जमीन हासिल करने वाले बिल्डर्स के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने और भी कई शर्तें रखी थी। यानी साफ है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लोगों के लिए जो जमीन सस्ती कीमत पर आवंटित की, उस पर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ कि आज अथॉरिटी खुद ही उसे मंजूरी देने को तैयार नहीं। अभी तक आपने जो हमारी रिपोर्ट देखी है, उसको अगर बहुत सीधे शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूं तो सबसे पहले सरकार से सस्ती जमीन खरीदी गई, कीमत कम रखी गई, क्योंकि इस जमीन पर कई तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मुहैया करानी थी। लेकिन जब उस पर मकान बनाकर बेचे जा रहे हैं तो वो बहुत ऊंची कीमत पर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मकान और घर और फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं उनमें से किसी का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि जो वहां रह रहे हैं वो ये जानते नहीं कि उनका घर उनका होगा या नहीं होगा, क्या वो कानूनी कंस्ट्रक्शन है या गैर कानूनी। अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है तो इन तमाम प्रोजेक्ट्स का वही हाल होगा जैसा कि ट्विन टावर के साथ आपने देखा। अब जरा आप बताइए कि कितने स्तर पर इस पर धांधली हुई है। अभी तो हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट की आत्मा दिखाई, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर जरा इसके हाथ पैर भी आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कि और ऐसे कई नियम थे जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने ऑक्शन में सामने रखे थे, जिसका वायलेशन हुआ और आम आदमी कितना उसका खामियाजा उठा रहा है। एक तारीख, तीन मैप और भ्रष्टाचार की पूरी पिक्चर। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं वो उसी स्पोर्ट्स सिटी यानी SC01 का है, जिसको लेकर हमारी पड़ताल चल रही है। टेंडर और बिल्डर के इस मैप के बीच क्या क्या चीजें गायब हैं वो भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले आप इन मैप्स की तारीख पर नजर डालिए। तीनों की एक ही तारीख है, 2 नवंबर 2016। और अब आप इस मैप को देखेंगे तो इसके बीच का, अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से वहां पर दादागिरी हो रही है। हम अपनी रिपोर्ट को बीच में रोक रहे हैं, सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शिल्पी के पास। देखिए, शिल्पी को लाइव नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है उसे। शिल्पी, क्यों रोका जा रहा है आपको? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं शिल्पी? क्यों रोका जा रहा है आपको? बार मैं आपसे पहले भी बता रही हूँ, मैं आपको पहले भी बता रही हूँ अजय जी, पहले भी मैं आपको बता रही हूँ। आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं आके कैमरामैन को साइड में बुलाते हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी नहीं ली है, आप क्यों। हम जबकि रोड पे खड़े हैं, बाउंड्री वॉल से कम 200 मीटर की दूरी यहाँ पर गैप होगा, हम वहाँ तक गए भी नहीं है। उसके बाद भी इनको सड़क पर शूट करने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और ये बुला बुला के हमसे कह रहे हैं कि आपने मंजूरी क्यों नहीं ली, आप यहाँ पे नहीं लगा सकते कैमरा। तो एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। बायर्स को यहाँ पर कल झगड़ा हुआ है, बायर्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बात ना करें मीडिया से। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की जा रही हैं।
बिल्कुल, तो ये बताइए कि ये दबाव किस लिए बनाया जा रहा है? आप सड़क पर खड़ी हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सड़क है, ये किसी प्राइवेट सड़क की तो बात है नहीं। यहां से कोई कैसे किसी को रोक सकता है? जी, ये हमें लगातार रोक रहे हैं। इनके जो मेरी काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स, वीडियोस भयंकर तरीके से यहाँ पर जो है मेरी फ़ोटोज़ ली गई हैं और आके बोल रहे हैं कि हम आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। और जब मैं कहती हूँ आप कैमरे पे बताइए क्या समस्या है, तो कहते हैं हम बायर नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें। अब ये मुझे आकर कह रहे हैं कि मेंटेनेंस का मैं इंचार्ज हूँ, आप पहले मुझसे बात कीजिए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए, उसके बाद ही आप कैमरा लगा सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लगातार साइड में पीछे से लोग घूम रहे हैं। इस व्यक्ति के पास जाइए जो अपने आप को मेंटेनेंस इंचार्ज बताता है, जाइए उसको पूछिए कि उसको आपत्ति क्या है। कैमरे पर पूछिए जरा हम भी देखें। या अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे संवाददाता शिल्पी हमारे साथ मौजूद है और शिल्पी अभी उन तमाम लोगों से जानकारी लेने की कोशिश कर रही है जो हमें यहां पर खड़े होने से भी रोक रहे हैं। I am on a call. Wait for a second. I am on a call. Can you behave yourself? No, excuse me. I'm on a call. You were also not behaving. You were also not behaving. You were also telling me that I need to answer your questions first. देखिए, ये है आलम, किस तरीके से दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है जब सत्य को सामने रखने की कोशिश की जाती है और झूठ का पर्दा हम और अजय, पाट मैं रहे हैं। आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। जब मैंने इनसे ये कहा कि मैंने आपके ऑनर को बकायदा मेल किया है संदीप जी को, आप उनसे बात कर लीजिए, उनसे मेरी बात हुई है कि वो मुझे रिप्लाई करेंगे, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद ये कहते हैं कि मेंटेनेंस से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने बोला आपके बीच में गैप है, अगर आपको संदीप जी ने नहीं बताया है कि यहाँ पर शूट होगा या हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरी तथ्य आपके सामने हम रख रहे हैं और देखिए, इसे कहते हैं कैसे सच को दबाने की कोशिश की जाती है, कैसे बिल्डर्स का पूरा एक माफिया है जो लोगों को दबाता है, धमकाता है, डराता है। कई ऐसे बायस थे जो शिल्पी के साथ यहां पर आकर उनके साथ अपने दर्द को बांटना चाहते थे, लेकिन हम आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तमाम धमकियों के बावजूद आज हम यहां पर खड़े हैं और वो तमाम बायस आज नहीं है जिनसे हमने बात की है, जिनके तमाम बातें हमने अभी आपके सामने दिखाई हैं, जो शिल्पी ने अभी आपके सामने प्रस्तुत की हैं। आज वो सब लोग गायब हैं क्योंकि हर किसी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर यहां गुंडागर्दी होगी, बड़े पैमाने पर बिल्डर तमाशा करेगा, तो फिर अपने परिवार के साथ वो कैसे रहेंगे। ये आलम है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तहत। ये तमाम जो कंस्ट्रक्शंस हैं जहां पर बड़े पैमाने पर धांधली है, उसके एक्सपोजे पर इस तरह की धमकेबाजी की काम चल रही है। हम जो रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे उसमें हमने आपको बताया था एक दिन में 3 नक्शे पास होते हैं। जनाब, ये सोचिए कैसे संभव है कि एक दिन में 3 तरह के नक्शे पास कर दिए जाते हैं और उसके आधार पर बिल्डर बड़े पैमाने पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक मैप में जो ग्रीन एरिया है, डेवलपर सिर्फ उन्हीं जगहों पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते थे, लेकिन मैप से साफ है कि बिल्डर ने बाकी की जगहों पर भी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं और अथॉरिटी इन तीनों ही मैप्स को अप्रूव कर चुकी है। यानी एक ही टाउनशिप के लिए एक ही तरह के 3 मैप और तीनों को मंजूरी। तो सवाल ये है कि क्या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जानबूझकर बिल्डर के काले कारनामों को नजरअंदाज किया? क्या सब कुछ जानते बूझते हुए भी चंद रुपयों के लिए इस गड़बड़ी को हो जाने दिया गया? और ये शक तब और बड़ा हो जाता है जब उस वक्त के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का नाम सामने आता है, मोहिंदर सिंह, यानी वो नाम जिसकी वजह से ट्विन टावर मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बदनाम हुई। आरोप है कि मोहिंदर सिंह ने ही सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर ट्विन टावर में सुपरटेक की गलतियों को नजरअंदाज किया। और अब स्पोर्ट सिटी के मामले में भी मोहिंदर सिंह का किरदार कटघरे में दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या मोहिंदर सिंह ने चंद रुपयों के लिए सैकड़ों हजारों लोगों के सपने को लुट जाने दिया? क्या मोहिंदर सिंह की वजह से ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जानबूझकर बिल्डर की इस कारस्तानी को छुपाया? क्योंकि आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को साफ तौर पर इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी नजर आ रही है, तो फिर मोहिंदर ने उस समय वक्त रहते क्यों नहीं रोका? मोहिंदर सिंह इकलौते नहीं है।
भ्रष्टाचार के इस खेल को कई सालों तक नजरअंदाज किया जाता रहा। आप ये मैप देखिए, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचे किसी भी मैप में बिल्डर्स अनिवार्य शर्तें पूरी करता नहीं दिखता। 2011 के टेंडर की शर्तों के मुताबिक बिल्डर के लिए 56.33 एकड़ में गोल्फ कोर्स बनाना है, लेकिन 2016 के इस मैप में बिल्डर ने गोल्फ कोर्स का कहीं जिक्र तक नहीं किया। इसी तरह सीनियर लिविंग, मेडिसिन सेंटर और हॉस्पिटल का भी 2016 के इस मैप में कोई जिक्र नहीं है, जबकि तीनों ही मैप एक ही दिन में अप्रूव कर दिए गए। अगर जागरूकता है नियम की स्थिति के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि जो बायर हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे और ये ऑब्लिगेशन है बिल्डर पर कि वो ओसी या सीसी जैसी भी स्थिति हो वो एसोसिएशन को या बायर्स को उपलब्ध कराएं। उसके जो अलग अलग लैंड यूज़ थे वो सब डिवाइड होके उसमें कुछ लोगों को और आगे सब डिवाइड करके दे दिया गया। लेकिन जो मेरी चर्चा इसमें उत्तर प्रदेश शासन में हुई है, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संज्ञान में जो बिंदु सीएजी ने उठाए हैं वो भी हैं। जो ओरिजिनल प्रोग्राम था जिसके अधीन वो ज़मीन दी गई है वो भी उनकी जानकारी में है, और दोनों हमारी जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जो इस तरह के प्रोग्राम हैं उन्होंने भी अपने अपने प्रपोजल्स भेजे हुए हैं। तो मेरा अपना जो निजी जानकारी है उसके हिसाब से इसका कोई ना कोई सल्यूशन निकलेगा, और एक बार सर्वमान्य हल जब निकल जाएगा तो निश्चय ही उसके बाद लोगों की रजिस्ट्री होना संभव हो पाएगा। सवाल ये है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने रियायती दरों पर सस्ती जमीन तो दे दी, लेकिन वो स्पोर्ट्स सिटी कहां गई? स्पोर्ट्स फैसिलिटी की जमीन पर बिल्डिंग का प्लान कैसे अप्रूव हुआ? स्पोर्ट्स फैसिलिटी की जमीन कैसे कम हो गई? एफएआर किन शर्तों के साथ तय किया गया? इतना ही नहीं, वहां 700 से ज्यादा परिवार बिना ओसी सीसी के कैसे रह रहे हैं? आम लोगों की सुविधाओं पर बिल्डर ने कब्जा कैसे कर लिया? रेरा ने ऐसे प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे किया? रेरा ने अथॉरिटी से रिपोर्ट क्यों नहीं ली? आपके सामने हम बता रहे हैं कैसे आपके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके सपनों के साथ धोखा हो रहा है। हर किसी का सपना होता है कि जीवन भर में चाहे जितना भी कमा ले, कम से कम सर के ऊपर एक छत तो हो, परिवार सुरक्षित तो रहे, और इसके लिए आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा कमाकर उठाकर बिल्डर्स या कंस्ट्रक्टर्स को दे देता है, भाई हमारे लिए घर बना दो। लेकिन जब यह घर का सपना चकनाचूर हो जाए तो वह आपके परिवार का सपना नहीं बल्कि आपके जीवन के पूरे सार का चकनाचूर होने के बराबर होता है। और इसी पर आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा एक्सपोजे लेकर आए हैं। मैं इसे स्टिंग ऑपरेशन नहीं कह रहा, क्योंकि हमने सब कुछ आपके सामने कैमरे पर प्रदर्शित किया है। बीते 1 घंटे से हम आपके सामने बता रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पूरा बिल्डर कॉम्प्लेक्स कैसे बड़े पैमाने पर धांधली कर रहा है, सरकार से सस्ती कीमत पर झूठे वायदों से जमीन लेता है, भ्रष्टाचार की इबारत खड़ी करता है, और उसके बाद बेगुनाह और निरीह लोगों को वो घर बेच दिए जाते हैं, उनके जीवन भर की कमाई ले ली जाती है, और वो घर भी उनका नहीं हो सकता क्योंकि वो रजिस्टर नहीं हो सकता उनके नाम पर, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिलता नहीं है। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 की, जहां बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। आइए एक छोटा सा रिकैप आपके सामने दिखाएं, फिर चर्चा करेंगे कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे लगाई जाए। जहां एक और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार को सिरे से खत्म करने में लगी है, क्या योगी सरकार के साथ एक बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1 के तौर पर हम होता हुआ देखेंगे? कम से कम हम ये सुनिश्चित जरूर करना चाहते हैं। नोएडा में इसी साल 28 अगस्त को जो आपने तस्वीरें देखी, एक बार फिर भ्रष्ट बिल्डर पर ऐसे ही बारूद वाला प्रहार हो सकता है, और वो भी नोएडा जिले में है, जहां पैसों के लालच में बिल्डरों की मनमर्जियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
ये इलाका है ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 1 का। यहाँ एक बिल्डर ने 130 एकड़ की जमीन में ऐसी धांधली कर दी कि इन्वेस्टर से लेकर अथॉरिटी तक सब उलझ चुके हैं। जमीनों की इस पूरी धांधली की कहानी शुरू हुई 2011 में, जब स्पोर्ट्स सिटी बनाने के नाम पर अथॉरिटी की जमीन को बेहद सस्ते में खरीदा गया और शुरू हो गया भ्रष्टाचार का खेल। यह पूरा मामला 130 एकड़ का है। 70% हिस्से पर स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल, क्रिकेट एकेडमी और गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाएं देनी थी। इसके अलावा 28% जमीन पर रेसिडेंशियल फ्लैट्स और विला बनने थे। इनमें से केवल 2% जमीन का कॉमर्शियल इस्तेमाल होना था। लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत 24 ने इस गड़बड़ झाले की पड़ताल शुरू की तब से, जब से प्रोजेक्ट का टेंडर निकाला गया। हमारी रिपोर्टर शिल्पी की पड़ताल में पता चला कि स्पोर्ट्स सिटी SC01 का टेंडर निकाला गया। मकसद था ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को क्वालिटी लाइफ देना। जमीन का आवंटन तो हुआ, लेकिन इन कंपनियों ने 130 एकड़ की इस टाउनशिप के लिए कई और स्पेशल कंपनीज बनाकर जमीनों को आपस में ही बांट लिया। आवेदन करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी यानी MMR ने कुछ ही महीनों में अपनी जमीन की बड़ी हिस्सेदारी यूरोपिया यानी राइज रेस्टोर रेसिडेंसी को दे दी और राइज ग्रुप इस टाउनशिप का सबसे बड़ा डेवलपर बन गया। राइज ग्रुप के पास करीब 87 एकड़ की जमीन आ गई। इसके बाद अथॉरिटी की सस्ती कीमत पर खरीदी गई जमीनों का सबसे बड़ा बंदरबांट हुआ। राइज ग्रुप ने 12 स्पेशल कंपनी बनाकर 87 एकड़ में से 45 एकड़ जमीनों को बेच दिया। जमीनों के छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद बड़ा सवाल ये कि 91 एकड़ में रिक्रिएशनल बनने का शर्त कैसे पूरी हो पाएगी। 11 साल बाद इस प्रोजेक्ट में स्पोर्ट्स यूटिलिटी तो नहीं बन पाई और जो रेजिडेंशियल यूनिट्स बने हैं उनमें भी गड़बड़ झाला कम नहीं है। करीब 750 परिवार यहां रहने भी लगे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ओर से दी गई जमीन पर बने फ्लैट्स को अथॉरिटी की ओर से ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी OC नहीं दी जा रही है। नतीजा रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। रजिस्ट्री की समस्या इसलिए क्योंकि इस टाउनशिप के लिए जिन शर्तों पर अथॉरिटी ने सस्ती कीमत पर जमीन आवंटित की थी वो पूरी नहीं की गई और अब अथॉरिटी खुद ही प्रोजेक्ट को मंजूरी देने को तैयार नहीं है। अब आप इस मैप को देखेंगे तो इनके बीच का अंतर भी साफ समझ आता है। नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक मैप में जो ये ग्रीन एरिया है, डेवलपर सिर्फ उन्हीं जगहों पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता था, लेकिन बिल्डर ने बाकी की जगहों पर भी इमारतें खड़ी कर दी और अथॉरिटी ने छेड़छाड़ किए गए मैप्स को भी अप्रूव कर दिया। अब अथॉरिटी एक और प्रोजेक्ट को ट्विन टावर की तरह तोड़ने की बात करने लगा है। नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन भारत 24 के इस बड़े खुलासे से साफ है कि एक बार फिर अथॉरिटी ने जानबूझकर बेईमान बिल्डरों के काले कारनामों पर आंखें मूंद ली और ईमानदारी के पैसे से घर खरीदने वालों के साथ धोखा किया है। और आइए अब धोखे की इस पूरी कहानी को लेकर चलते हैं उन लोगों के पास जिनके साथ वाकई में बड़ा धोखा हुआ है। शिल्पी के साथ अभी मौजूद हैं वो तमाम बायर्स जो अभी अपनी बात सामने रख रहे हैं। शिल्पी। जी अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर लोगों को प्रेशर किया गया है, बकायदा यहाँ पर दबाव बनाया गया है। आप उनसे खुद सुन सकते हैं। आप क्यों नहीं आ रहे थे, क्या दिक्कतें हुई आप? भाई आप लोग तो चले जाओगे इंटरव्यू लेके, लेकिन यहाँ बिल्डर परेशान तो हमें करेगा। वो पहले ही परेशान करता है, आगे कितना परेशान करेगा आप सोच भी नहीं सकते। किस तरीके से परेशान करेगा? आपने फ्लैट लिया है, पैसे दिए हैं, आप मालिक हैं, आप पत्रकार हो, सब चीजें जानते हो कैसे परेशान करते हैं। ठीक है ना, उस तरह से परेशान होते रहोगे। आपका BBA इन्होंने लिख के दिया है, उसको ही सुनते नहीं है, अपनी तरह से उसके परिभाषाएं निकालते हैं। OC की बात करते हैं, OC की कल होगा, परसों होगा, तरसों का, सब बातें आती हैं। इसके साथ साथ में जिन लोगों ने अपने एग्रीमेंट में OC के बिना प्रोफेशनल को मना किया है, उसको इंटरेस्ट की धमकी देते हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं और मजबूरी में आदमी क्या करे। अब या उधर देख मतलब किराए पे रह रहा है और इधर में आके वो अपना मकान नहीं लेगा, जाए कहाँ वो। अब आज के डेट में OC नहीं मिल रहा है, फैसिलिटी पूरी है नहीं यहाँ पे। कुछ भी बोलते हैं मेंटेनेंस के बारे में, सिक्योरिटी ऐसे रखी हुई है यहाँ पे कि कोई भी घुस जाए यहाँ आगे, आप कुछ नहीं कर सकते, पूरी रात सोते रहते हैं। मेंटेनेंस क्या मेंटेनेंस के लोग आप पे दबाव बनाते हैं? किस तरह के दबाव बनाते हैं? नहीं, आपको तो माफिया का पता है ना, बिल्डर माफिया का। बताइए ना। मैं मान लिया इंडिविजुअल हूँ, ये इंडिविजुअल है,
ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल लोग तो अकेले लड़ नहीं सकते ना सबके सब। नहीं सर, लेकिन हम एक मुट्ठी होकर तो लड़ सकते हैं। मैम सबको अलग अलग ढंग से वो ट्रीट करता है, अलग अलग ढंग से वो बातें करता है, सबको अलग अलग बुला के सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और सबको तोड़ के रखता है। ये आपको पता है कि होता कैसे है, ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी बिल्डर्स का वो कैसे चलता है, सब आपको पता है और सब परेशान है यहाँ पे इस चीज़ को। ओसी देने के लिए बोलता है कि ओसी मिलने वाला सबको लिख के देता है कि 15 दिन के रजिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो 2-2 साल निकल गए उसको लिखे हुए को। मैं आपको पहले भी शेयर किया था कि ओसी के लिए खुद यहाँ के जो मालिक हैं उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हम 15 रजिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, बट वो 15 क्या 2 साल मेरे को रहते हो गए यहाँ पे, अनसेफ रह रहा हूँ यहाँ पे। कल के डेट में कुछ हो जाता है ना, मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा, ना मेरे को अथॉरिटी आएगी, ना मेरे ऑफिस वाले मेरे को जानेंगे, अनसराइज रह रहा हूँ यहाँ में। करूँ क्या बताओ, जाऊँ कहाँ? इतना पैसा तो है नहीं कि मैं अलग से वहाँ भी रहूँ यहाँ भी रहूँ, वो सब चीज़ें। आपने अथॉरिटी में शिकायत करी, रेरा में शिकायत करी? अभी बिल्डर से बातें हो रही हैं, खाली बातें बिल्डर से हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ से गए थे, कुछ लोग अथॉरिटी गए थे, तो अथॉरिटी वालों ने बोला कि हम लोग इलीगल रह रहे हैं यहाँ पे। अथॉरिटी ने बोला इलीगल रह रहे हैं? अथॉरिटी ने क्यों बोला इलीगल रह रहे हैं? बिल्डर से गए पूछो, हमने हमसे घर थोड़ी लिया है। अब बिल्डर ने बोला कि कोई नहीं, हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रही है, बस ये 3 साल से हम लोग ये देख रहे हैं। आपकी क्या समस्या है? बिल्डर से आपने बातचीत की, कब कह रहे हैं? एक ही चीज़, रजिस्ट्री नहीं हो रही, बाकी यहाँ पे एनपीसीएल का कनेक्शन लगा हुआ है, एजिल का कनेक्शन लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके लिए रजिस्ट्री नहीं होने से मालिकाना हक नहीं मिल रहा। बस मैम रजिस्ट्री नहीं हो रही तो हमारे घर का कोई पेपर ही नहीं है, हम कैसे प्रूव करेंगे? जब रजिस्ट्री नहीं हो रही तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वो तो नहीं हो पाएंगी ना, तो इसीलिए रजिस्ट्री तो मेन है। होती है तो हम किसको जाकर बोलेंगे कि ये वही है? बस एक ही कंसर्न है और कुछ भी नहीं, कि हमारे पास हमारे घर का मालिकाना पेपर नहीं है। अगर कल को कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो हम ये किसके पास जाएंगे बोलने के लिए, और कौन लाइबल होगा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? बस यही है। अच्छा, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो रजिस्ट्री नहीं हो रही, ऊपर से यहाँ पर धमकी मिलती है, ऊपर से ये भी कहा जाता है कि आपको यहाँ रहना है तो तमीज से रहिए, इस तरह की लैंग्वेज भी यूज की जाती है। तो लोग तो यहाँ पे काफी परेशान हैं और बिल्डर के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शिल्पी, हमने राइस बिल्डर्स और तमाम अन्य लोगों को भी अपने इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया था। क्या बहाना दे रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं कोई आने को तैयार है? क्यों सवालों का जवाब नहीं देना चाहते और बच रहे हैं? जी, मैंने यहाँ पर जितना भी ये कंसोर्शियम है उन बिल्डर से बातचीत की, उनको ईमेल भी किए और वहाँ पर रिप्लाई हमें ये आता है, राइस डेवलपर्स ये कहता है बाकी डेवलपर सुविधाएं बनाएंगे, बाकी डेवलपर्स कहते हैं कि हमें कोई सुविधाएं नहीं बनानी हैं। तो वो पूरा का पूरा जो है हम बार बार गोल गोल घूम रहे हैं और किसी भी तरह का कोई सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैंने ये भी कहा कि आप आकर शो पे बैठिए, आप जवाब दीजिए, आप लोगों की समस्याओं का समाधान निकालिए। इस तरह की सभी बातचीत मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब वहां से नहीं आया है। और स्पेशली अगर हम एपेक्स की बात भी करेंगे तो मैंने एपेक्स डेवलपर से भी बातचीत करने की कोशिश करी, तो वहां से भी मुझे किसी तरह का कोई रिवर्ट नहीं मिला है। बिल्कुल। अब मैं जरा अभिषेक जी आपसे समझना चाहता हूं, आप वकील भी हैं पेशे से, जिस तरह से ये पूरा गड़बड़झाला हमने आपके सामने रखा है, हर स्टेज पर करप्शन है, कैसे कैसे कार्रवाई हो सकती है और ये करप्शन क्या बुनियाद इसकी हिलेगी या लगता है कि नहीं निकल जाएंगे लोग, बचा ले जाएंगे अपने आप को? देखिए सर, ये चीज़ समझने के लिए इसकी फैक्चुअल प्रोपोर्शन पे जाना जरूरी है। 5,26,540 स्क्वायर मीटर ज़मीन अलॉट हुई, जिसमें 28% रेजिडेंस पर्पज से यूज़ हो सकती थी, जो करीब 1,48,000 स्क्वायर मीटर बनती है जी। बाकी 2% कमर्शियल के लिए था, जो करीब 10,000 स्क्वायर मीटर बनती है। तो टोटल लैंड जो थी 30%, वो 1,58,000 स्क्वायर मीटर यूज़ हो सकती थी अदर देन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अगर हम जो 12 स्पेशल पर्पस कंपनियां बनाई गई अदर देन यूफोरिया वाज द पेरेंट कंपनी, यूफोरिया के पास अभी सबसे ज्यादा लैंड बैंक है डेटा के हिसाब से, तो जो 12 स्पेशल पर्पस कंपनी बनी, अगर हम उनका लैंड जो सब लीज डीड हुई, उनका जो लैंड बैंक है वो कैलकुलेट करें तो वो 1,84,535 स्क्वायर मीटर बनता जी, जो कि 30% के बैरियर से 26,000 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा है। यानी कि जो यूफोरिया है या जो बड़ा पार्सल है लैंड का, जिसको ये कहते हैं कि इसमें स्पोर्ट्स सिटी डेवलप करेंगे, उसके पास उतना लैंड है ही नहीं जितना एज पर एग्रीमेंट या एज पर टेंडर उनको चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बचा हुआ पीस ऑफ लैंड है, अगर 3,52,000 स्क्वायर मीटर जगह अभी भी यूफोरिया या राइस बिल्डर के पास है,
तो ये टोटल लैंड 5,36,000 हो जाता, जो अलॉटेड लैंड से 10,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा दिख रहा है। बिल्कुल। अब दूसरी बात रही FAR की। अब आप प्रोजेक्ट जो जितने भी प्रमोटर्स हैं इसमें, वो ये लॉजिक लेके चल रहे हैं कि जितना टोटल लैंड था उस पे जो FAR बनता है वो हम 30% पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो 30% में जो आपने 12 स्पेशल पर्पस कंपनी बनाई है और 12 सब डिवीजन करे हैं, आपने किस रैशनैलिटी से, क्योंकि सबके जो मेजरमेंट है, एडमेजरिंग है, वो अलग अलग है, कोई 10,000 स्क्वायर मीटर का, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, कोई 30,000 का, तो आपने किस रैशनैलिटी से ये जो टोटल लैंड का FAR है उस 30% पे अप्लाई करा है? इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है और शायद इसी वजह से OC नहीं मिल रही है। तीसरी बात, मैं अग्रवाल जी से इत्तेफाक नहीं रखता उस पर कि इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। अगर 70% लैंड जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी और रिक्रिएशन के लिए यूज होना था और उसी कंडीशन पर सबलीज दूसरे स्पेशल पर्पस कंपनी को कर दी गई, तो 30% तो वैसे ही मैक्सिमम लैंड कवरेज एरिया है, उससे ज़्यादा तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो बचे हुए 70% में भी आप कुछ चीज़ शेयर कर लेते हैं कि साहब आधा स्विमिंग पूल का एरिया तुम बना लो, तो क्या जो बगल की सोसाइटी है वो उस प्रोजेक्ट में आके यूज कर सकता है स्विमिंग पूल? या जो ओपन सोसाइटी के लिए जो रिक्रिएशनल फैसिलिटी 91 एकड़ में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनानी थी, क्या वो उन सोसाइटीज में जाके यूज कर सकता? तो ये कि ये इम्प्रोवाइज हो सकता है, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। बायर्स को अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो अलग बात है। अभिषेक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। गोल्फ कोर्स बनाने की बात कही गई थी। हाँ जी। एक ही दिन में 2016 में 3 मैप पास किए जाते हैं और नोएडा अथॉरिटी उसको पास करती है। जिन अधिकारी ने उसको पास किया उनके ऊपर कई तरह के सवालिया निशान ट्विन टावर्स पर लगे और कई तरह के आरोप आज भी उनके ऊपर चल रहे हैं। वो अभी गायब है, कहां है किसी को पता नहीं है। अब यहां सवाल ये उठता है कि गोल्फ कोर्स के लिए तो प्रोविजन किसी मैप में छोड़ा ही नहीं गया था, तो गोल्फ कोर्स तो यहां बनेगा ही नहीं कभी। देखिए सर, 3 मैप्स में जो फाइनलिटी पे है, अब एक दिन में 3 मैप पास होने जी, पॉसिबिलिटी निगेटिव में मानोगे आप इनकी। इन एनी केस अगर एक दिन में 3 नहीं, हमारे पास वो मैप है और उसमें डेट वही लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं पॉसिबिलिटी हम निगेटिव मानोगे कि एक ही दिन में हो जाए जी। फिर भी अगर हो जाते हैं तो एट एनी टाइम, चाहे वो एक दिन में हुए हो चाहे 10 दिन में हुए हो, जो प्रीवियस मैप है आप उसको नल कर देते हैं। अगर प्रीवियस मैप नल नहीं हुआ है और बिना नल करे आपने दूसरे तीसरे मैप पे पहुंच गए हैं, तो ये सीधी सी बात है, करप्शन का मैटर है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें आपने अनलमेंट की बात कही। सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें से कौन सा मैप अनल हुआ है किसी को पता ही नहीं है। बस ये बेसिक बात वही तो कह रहा हूं ना मैं, आपने तीनों मैपों को एग्जिस्टेंस में रखा है ताकि जब भी कोई हॉच पॉच या कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट हो तो कोई सा ना कोई सा मैप इस्तेमाल कर लें। ये तो बहुत ही कन्वीनियंट बात हुई शिल्पी कि एक ही दिन में 3 मैप पास होते हैं, तीनों को आप ऑन डॉक्यूमेंटेशन रखे रहें और उसके आधार पर जब बिल्डर चाहे तो वो कोई मैप दिखाए और अपने आप को बचा ले, अथॉरिटी चाहे तो कोई भी मैप दिखाए और अपने आप को बचा ले। मरेगा तो यहां पर सिर्फ वो जो कि मकान खरीद रहा है। जी जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आज आखिरकार जो फंस रहे हैं वो ग्राहक, यहाँ रहने वाले लोग फंस रहे हैं। काफ़ी सारे और भी लोग यहाँ पर अब बाहर निकल के आए हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं। आप बताइए आपकी क्या? मैम, मेरा एक फ्लैट है, इसमें 20/16/01 जो मैंने 2016 में बुक किया था, 18 में पोजीशन देना था। बिल्डर ने, मैं जब पोजीशन लेने जाता हूँ तो मुझे कहता है कि 24 महीने का आपको मेंटेनेंस देना है, बट BBA में 12 महीने लिखा है। मैंने कहा साहब BBA के अगेंस्ट हम कैसे दे सकते हैं? कि नहीं, आपको हम फ्लैट नहीं देंगे, जो करना है कर लो। और उसमें कुछ हमारा उस फ्लैट में ये था कि हमने GST और सर्विस टैक्स पे किया था, वो इन्वॉइस भी इन्होंने देना था। हमें मेल पे बोलते हम देंगे, वो आज तक हमें इन्वॉइस नहीं दिए। कुछ GST के इन्वॉइस इन्होंने 5-6 लाख के दिए हैं 45 लाख में से, बाकी के इन्वॉइस देता नहीं है। फिर हमने कोर्ट में केस डाला है इसके लिए, रेरा में, तो रेरा सुनवाई करता है तो वो बिल्डर जो कहता है वो लिख के दे देता है। अभी मुझे आज ही एक ऑर्डर आया इनका कि उसमें वो कंसीलेशन में हुआ था, वो कहते हैं कि इसने ये बिल्डर ने जो है अपना पोजीशन डीम्ड OC के तहत दे दिया है, बट अभी तक हमें तो घर मिला नहीं है मैम। हम लोग तो यहाँ रेंट पर रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम 3 साल से किस्त अलग जा रही है। और मेरा जो फ्लैट था वो अंडर इसमें था दिस PMI बिल्डर, EMI बिल्डर को पे करना था टिल पोजीशन, बट बिल्डर ने अपना ये पूरा करने के लिए, पेमेंट माइलस्टोन करने के लिए फर्जी पोजीशन लेटर देके बाकी का पेमेंट बैंक से और मुझसे ले लिया, लेकिन मुझे आज तक घर नहीं दिया है। पार्किंग कंफर्म की थी, ग्राउंड फ्लोर पे देंगे, 2016 की बुकिंग थी, पार्किंग नहीं दी जाती है। बोलता है आपको नीचे पार्किंग दी जाएगी,
क्योंकि आपका 16 नंबर पे फ्लैट है तो उसके ऊपर दी पहले जाएगी। ये था कि पहले जो ये- फर्स्ट कम फर्स्ट First पार्किंग, सर्विस। लेकिन उसका अब हमको इन्होंने already ये दिया चीज़ भी चेंज कर दी। इन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बना लिए। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब आप लोगों के पास और लोग आ रहे हैं तो आप रूल्स चेंज कर देंगे, जो है वही और रहे। कि आपको जो पार्किंग यदि चाहिए नियरेस्ट, मतलब कई तरह की दिक्कतें और समस्याएं हैं। शिल्पी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने दुखड़े के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दिया, लेकिन बिल्डर यहाँ बड़े पैमाने पर लोगों के तमाम पैसों को लेकर चंपत हो रहा है और अथॉरिटी की भी भूमिका बहुत बड़े पैमाने पर संदिग्ध भी दिख रही है। मैं वापस आता हूं शिल्पी आपके पास, लेकिन इस बीच जरा नितिन जी के पास चलूं। नितिन जी, एक फौरी समस्या आपके सामने है। मैं जानता हूं आपको लगता है कि समाधान होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यह बात तो माननी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये तो आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार है और आपके हिसाब से भी ये बड़े पैमाने पर है? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं भी ये मानता हूँ कि अभी तक जो हुआ है वो गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ होता तो अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल गया होता। ये इसी बात का प्रमाण है कि इतने सारे लोग परेशान हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो जो कि एज़ पर ब्रोशर 3 साल में बननी चाहिए थी वो अब तक नहीं बनी है। बिल्कुल मानता हूँ मैं बात को। बस मेरा ये सवाल था कि हम आगे की भी सोचें। और देखिए, आगे की बात तो तब आए जब से पहले हर माने पक्ष कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है माने कि एक ही दिन में 3 नक्शा पास कर दिया गया है, यह भ्रष्टाचार है। जैसे कि बिल्डर माने कि हाँ मैं जमीन गड़प गया और हमने उसके पैसे वायरे नायरे कर दिए। जैसे कि आम आदमी के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसका कॉम्पनसेशन आम आदमी तक पहुंचे। शिल्पी, मैं एक बार फिर आ रहा हूं आपके पास, मेरे पास वक्त जरा कम है, लेकिन संक्षेप में बताइए, क्या आपको लगता है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमारी इस तमाम रिपोर्ट देखने के बाद कार्रवाई करने के लिए मोटिवेटेड होगी, या लगता है उनके लिए भी एक एक्सपोजर चलाना पड़ेगा हमको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अजय, इस पे कार्रवाई होगी। और यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया है कि आप जो है मुद्दों को उठाइए, कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस तरह की समस्याएं और ज़्यादा निकल कर आ रही हैं, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को और भी परेशानियां हैं, बिल्डर की मनमानी बदस्तूर जारी है। और एक बिल्डर नहीं, सब बिल्डर जो है यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नियमों को ताक पर रखा गया है। तो ऐसे में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों का भी यही कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो लिख दिया है शासन को कि हम ओसी नहीं दे पाएंगे, हम इसमें जो है अपने हाथ काले नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो है, हमें लोगों की परेशानियां भी समझ में आ रही हैं, लेकिन इस पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और उसी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि अजय यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ऑपरेशन धोखा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। नाम अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। यह धोखा आम जनता के साथ हुआ है, ये धोखा उन तमाम लोगों के साथ हुआ है जिनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब सारा दारोमदार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आगे बढ़कर कार्रवाई करनी ही होगी। उसे यह साबित करना होगा कि भ्रष्टाचार को नकेल से खत्म किया जा रहा है और उसके लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। और हम आपको यह भरोसा देते हैं कि इस स्टोरी पर हम लगातार बने रहेंगे। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई जैसे ही होती है आपके सामने लेकर आएंगे। अगर नहीं होगी तो दोबारा आएंगे।